So hello everyone, in this video we are going to cover block 3 of Meg 11, that is the novel The Great Gatsby, ठीक है, written by F. Scott Fitzgerald। तो ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1925 में एंड इसका जॉनरा है मॉडर्निस्ट नॉवल है, ये एक ट्रेजेडी है एंड सोशल सटायर है एंड रोमांटिक रियलिज्म इसमें दिखाई है। ओके इसकी सेटिंग रखी गई है 1922 के टाइम पे, समर टाइम पे। ओके एंड इसका प्लेस हो जाएगा वेस्ट एग, जहाँ हमारा जो ये गेट्सबी है वो रहता है। एंड इस जगह पे ना ज़्यादातर जो न्यूली रिच लोग हैं वो सब रहते हैं। दूसरी जगह है ईस्ट एग, जहाँ पे इस गेट्सबी की लवर रहती है, मतलब गेट्सबी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, डेजी। एंड टॉम जो है डेजी का हस्बैंड है। यहाँ पे सारे जो पुराने अमीर लोग हैं ना, जो बहुत लंबे टाइम से अमीर लोग हैं वो रहते हैं। समझ गए इन दोनों जगहों के बीच में डिफरेंस? यहाँ नए जगह के नए अमीर लोग, यहाँ पुराने अमीर लोग। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है ये दोनों जगह। ओके एंड काफ़ी सारी पार्टीज वगैरह होती रहती है इस जगह पे। एक और जगह भी है वैली ऑफ एशेस। ये थोड़ा सा ऐसे इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड दिखाया है कि भाई अभी भी काफ़ी सारी जगहें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मांग रही है, जहाँ पे जो हमारे लोग हैं उनके काफ़ी सारी स्ट्रगल्स चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारी की सारी जगह बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड है। ओके तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू रखा है फर्स्ट पर्सन नरेशन बाय निक कैरावे। तो निक कैरावे इसमें एक कैरेक्टर है जो अपनी नज़रों से सारी कहानी बयां कर रहा है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा कैरेक्टर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है जय गेट्सबी। तो ये बहुत ही अमीर इंसान है, मिस्टीरियस है थोड़ा, इसके बारे में पता नहीं है कि भाई इसने इतने पैसे कैसे बनाए। लेकिन हाँ ये चर्चा है कि इसने बूट लेगिंग करके पैसे कमाए। बूट लेगिंग क्या होता है? एक तरीके से इलीगल काम कर रहे हो आप, ठीक है, कुछ स्मगल कर रहे हो जो इलीगल है। ठीक है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है उसके अंदर। ओके एंड इसका पास्ट है किसके साथ? डेजी के साथ। ये देखो 1922 में आई है ना, इसकी सेटिंग 1922 में रखी गई है। तो 1922 से जस्ट पहले हमारा वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है। वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है तो जो ये जय गेट्सबी है ये भी जाता है वहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन में। तो वर्ल्ड वॉर वन में जाने से पहले ये डेजी से एक तरह से अलविदा कह देता है कि हाँ मैं वापस लौटूंगा तो हम दोनों साथ रहेंगे। ठीक है, बट जो डेजी है इसका इंतज़ार नहीं करती, ये शादी कर लेती है टॉम से। ठीक है, इसके बीच में देखो निक कैरेवे भी है ना। ये इसको ऐसे लगा लो कि भाई ये ना एक तरह से पूरा नॉवेल जो है ये ग्रेट अमेरिकन जो द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम है ना उसको दिखाता है। अमेरिकन ड्रीम की बात करते हैं, ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। बेसिकली इस ड्रीम में क्या है? टू मेक अमेरिका ग्रेट। ठीक है, तो ये कैरेक्टर है जो एक छोटी सी जगह से आया है, एक ऐसे यंग ग्रेजुएट है, सेल्समैन है। ठीक है एंड ये न्यूयॉर्क सिटी में आया है कुछ नाम कमाने। फिर डेजी आ जाती है। डेजी मैंने बताया जय इसका लवर है, जय प्यार करता है। एंड ये निक और डेजी के बीच में क्या कनेक्शन है? निक डेजी का कज़न है। ओके तो इस डेजी की शादी हो चुकी है एक और बहुत अमीर आदमी से, टॉम नाम है इसका। ये जो आदमी है ये बहुत ही एरोगेंट है, रेसिस्ट है, एग्रेसिव है। ठीक है, अपने स्टेटस से सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर एक और कैरेक्टर है जॉर्डन बेकर का। ये जॉर्डन बेकर डेजी की दोस्त है एंड ये इन्हीं के घर पे, डेजी एंड टॉम के घर पे निक को मिलती है। तो ये इसके थ्रू ही सबके बारे में निक को पता चलता है कि कौन कैरेक्टर कैसा है। ये जॉर्डन ही है जो गेट्सबी के बारे में सब कुछ बताती है निक को, टॉम की भी सच्चाइयाँ बताती है। तो ये ना सभी लोगों का एक तरह से दिमाग पढ़ना जानती है, मतलब हकीकत में नहीं, ऑब्जर्व बहुत करती है लोगों को। ठीक है, प्रोफेशनल गोल्फर है तो सभी को बहुत ज़्यादा गहराई से देखती है, ऑब्जर्व करती है, समझती है, तो सबके बारे में बहुत ज़्यादा जानती है। इससे किसी के बारे में भी पूछ लो। एंड ये थोड़ा सा रोमांटिकली इन्वॉल्व होगी किसके साथ? निक के साथ थोड़ा सा। ठीक है, फिर एक मर्टल नाम की भी लड़की है। ये मर्टल जो है टॉम की मिस्ट्रेस है। ठीक है, तो ये लोअर क्लास है, मतलब लोअर, बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, बिल्कुल ही लोअर क्लास, काफ़ी ज़्यादा गरीब है, डिससेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से एंड चाहती है कि मुझे लग्जरी मिल जाए। तो इसने टॉम को ढूंढा हुआ है ये लग्जरी जो है पाने के लिए कि भाई टॉम इसके ऊपर खर्चा कर देगा, ये उसकी मिस्ट्रेस बनी रहेगी। बट इस मर्टल की भी ना शादी हो चुकी है जॉर्ज विल्सन से, जो एक मैकेनिक है। ठीक है,
हार्ड वर्किंग है काफ़ी, बट ये मर्टल की जो सारी लग्जरी लाइफ जीने की इच्छाएं है ना वो पूरा नहीं कर पाता, ठीक है। और इसको मर्टल की सच्चाई कुछ नहीं पता कि मर्टल का किसके साथ अफेयर चल रहा है, वो किसी और की मिस्ट्रेस बनी घूम रही है, ये जॉर्ज को कुछ नहीं पता, ठीक है। फिर एक और कैरेक्टर है मेयर वोल्शेम। जो ये मेयर वोल्शेम है, ये एक तरीके से शेडी बिजनेस करता है, मतलब इसके साथ मिलके ही गेट्सबी ने इतना सारा पैसा बनाया। तो एक तरह से यही हो गया ना मेन हमारा, जो कहते हैं ना वो बड़े डॉन टाइप रहते हैं जो सारे खुफिया काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इसके काम चलते हैं, जो बड़े बदनाम आदमी है ये वैसे, पर बहुत अमीर होता है। आपको पता है इस नॉवेल के ऊपर ना एक मूवी भी बनी है, द ग्रेट गैट्सबी के ऊपर एक मूवी भी बनी है। उस मूवी में जो ये मेयर वोल्शेम का कैरेक्टर है ना, ये किसने किया है पता आपको? अमिताभ बच्चन ने। हमारे अमिताभ बच्चन इस मूवी में आए, ठीक है। तो हेनरी गेट्स जो है गेट्सबी के फादर है, जय गेट्सबी के, उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गरीब है काफ़ी ज़्यादा। फिर एक ऑल्स आई है, ऑल आइज, ठीक है, ऑल आइज। ये जो है अक्सर गेट्सबी की पार्टीज में जाया करता है। तो एंड में सिर्फ इसका एक बहुत छोटा सा रोल आएगा, बहुत छोटा सा, ठीक है, याद रखना इस कैरेक्टर को भी। पर तो ये सारे हमारे कैरेक्टर्स हो गए। अब बढ़ते हैं मेन समरी के टुवर्ड्स। तो भाई शुरुआत होती है, ये जो निक कैरेवे है ये 1922 में अपना टाउन मिनेसोटा छोड़ के न्यूयॉर्क आ गया है, ठीक है, बॉन्ड सेल्समैन के तौर पे। अब ये यहाँ पे बड़े बड़े सपने लेकर आया कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, बड़ा करूँगा, ठीक है। अब ये जो है वेस्ट एग में रहने आया है। वेस्ट एग में जय गेट्सबी भी रहता है, जो इसका नेबर है एक तरह से। जय गेट्सबी अपने खिड़की से इस निक कैरेवे को ना देख पाता है, ठीक है। एंड अभी ये निक कैरेवे के सामने जय गेट्सबी कैसा आदमी है ये इसे बिल्कुल जानता नहीं है, तो ये इसे मिस्टीरियस मिलियनेयर की तरह दिख रहा है, बस जो इसके पड़ोस में रहता है, ठीक है, नेक्स्ट डोर रहता है। एंड इसको नहीं पता इसके पास कैसे इतना पैसा आया, इसने बहुत अच्छे से इसे देखा भी नहीं, पहचान भी नहीं पाता, बस हाँ ये पता है कि कोई जय गेट्सबी नाम का आदमी है जो इसके जस्ट पड़ोस में रहता है। फिर जो ये निक है ये जाता है अपनी कज़न डेजी के पास, जो कि कहाँ रहती है, ईस्ट एग में, ठीक है, दूसरी जगह है ये, बट दोनों न्यूयॉर्क के अंदर ही है। तो डेजी रहती है अपने एरोगेंट हस्बैंड टॉम के साथ, बहुत वेल्दी है टॉम भी, एंड उसके साथ ही रहती है। एंड इनके घर पे ही निक किससे मिलता है, जॉर्डन बेकर से। मैंने बताया था जॉर्डन जो है सब लोगों का हिसाब किताब रखती है, सबके बारे में सब कुछ जानती है। तो जॉर्डन बताती है निक को कि जो ये टॉम है ना, इसका अफेयर चल रहा है एक लड़की के साथ, उस लड़की का नाम है मर्टल, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे जो टॉम है, मर्टल है, जॉर्डन है, ये सब मिलके कहाँ जाते हैं, निक की पार्टी में जाते हैं। निक जो है बहुत, सॉरी निक नहीं, गेट्सबी की पार्टी में जाते हैं। ये लोग बहुत, ये जो गेट्सबी है ये बहुत पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है, बहुत पैसा इसने अंधा कमा लिया है। इतने बड़े आलीशान हवेली जैसे जगह पे ये रहता है जो बहुत ही ज़्यादा आलीशान है, जितना हम पैसा अपने सपने में इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना इसके पास पैसा है, ठीक है, बहुत अमीर हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा पार्टीज ऑर्गेनाइज करता रहता है लोगों के लिए। तो ये सब के सब उस पार्टी में जाते हैं, ठीक है। अब जो ये एक पार्टी में गेट्सबी किससे मिलता है, निक से फाइनली मिल पाता है। निक तो काफ़ी पहले से ही उतावला था कि भाई मुझे गेट्सबी से मिलने का मौका मिले कभी, ठीक है। तो गेट्सबी भी इसे पर्सनल इनवाइट करता है अपनी पार्टी के लिए, इनविटेशन सेंड करके। तो गेट्सबी से मिलवाती है जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन जो है गेट्सबी से मिलवाती है। अब ये जॉर्डन ही जो है निक को बताती है कि ये जो गेट्सबी है ना, इसका तुम्हारी कज़न डेजी के साथ पहले अफेयर था, ये बहुत ही ज़्यादा गहरा प्यार करता था उससे। अब वॉर में जाने के बाद ये दोनों अलग हो गए और डेजी ने टॉम से शादी कर ली, ठीक है। अब जैसे ही निक को ये पता चलता है, निक को ये भी पता चल चुका है कि उसका जो जीजा है, उसकी बहन का मतलब उसकी कज़न सिस्टर का जो हस्बैंड है, वो भी कोई कैरेक्टर का अच्छा आदमी नहीं है, उसका भी दूसरी जगह अफेयर चल रहा है। तो ये सोचता है कि ये गेट्स भी अच्छा आदमी लग रहा है, इसका क्यों नहीं मेरी बहन के साथ दोबारा से रीयूनियन करवा दिया जाए, तो ये अच्छा हो जाएगा इन दोनों के लिए। गेट्स भी अभी भी बहुत सीरियस है डेजी के लिए, बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। अब ये लोग दोबारा कहाँ मिलते हैं, एक प्लाजा होटल है, ठीक है, वहाँ मिलते हैं। और
इस जगह पे टॉम को क्या रियलाइज होता है कि ये जो डेजी है ये तो गैट्सबी से करती है प्यार। बातों बातों में पता चल जाता है। ठीक है, अब जैसे ये चीजें समझ में आती है टॉम को, तो ये जो टॉम है ना ये गैट्सबी के बारे में सब कुछ बताने लग जाता है डेजी के सामने और गैट्सबी के सामने कि इसने तो बड़े गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, ये सारे के सारे बूट लेगिंग करके, मतलब गलत चीजों को बेच के, जो इलीगल चीजें हैं, शेडी डीलिंग्स करके पैसे कमाए हैं। ठीक है, अब ये जब डेजी को पता चलता है तो पहले तो उससे पूछता है ये जो गैट्सबी है कि तुम इससे प्यार, अभी जो टॉम है इसको छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, तो ये मना कर देती है, बहुत हेजिटेट करती है, लेकिन अपने दिल पे पत्थर रख के कि नहीं अब तो जो भी है जैसा भी है यही है मेरा पति, कि भाई इज्जत बचानी ज्यादा जरूरी है, प्यार व्यार बाद में देखा जाएगा। तो ये मना कर देती है डेजी, एंड जैसे ही ये टॉम जो है डेजी के मना करने के बाद ये बता देता है ना कि ये जो गैट्सबी है ना ये कोई इतना महान आदमी नहीं है ना, इसने पैसे मेहनत करके नहीं कमाए, इसने ये पैसे गलत काम करके बनाए। तो डेजी का वहां पे कॉन्फिडेंस टूट जाता है, ये तो अभी भी कहीं ना कहीं गैट्सबी से ही सच्चा प्यार करती थी। तो डेजी वहां से गुस्से में जाने लगती है एंड गैट्सबी की गाड़ी ले जाती है। ठीक है, अब उसके पीछे पीछे जो है ये गैट्सबी भी आ जाता है। अब जो टॉम है ये वहीं रहते हैं, ये लोग टॉम और जो निक रहते हैं ये काफी देर बाद निकलते हैं वहां से। ये डेजी जो है इतना गुस्से में गई है, इतनी तेज गाड़ी चलाती है कि इसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड जो मर्टल है ना वो इसकी गाड़ी के सामने आ जाती है एंड वो मर जाती है। ठीक है, गाड़ी किसकी थी ये? गैट्सबी की गाड़ी चला रही थी। ठीक है, मार किसको दिया? मर्टल को। मर्टल कौन है? टॉम की मिस्ट्रेस। अब जब ये मर्टल मर गई है तो डेजी तो वहां से ऑलरेडी भाग चुकी है। ठीक है, गैट्सबी की कार से एक्सीडेंट हुआ, तो ये टॉम जो है ये बोल देता है कि भैया ये एक्सीडेंट किसने किया है? गैट्सबी ने किया है, ये ब्लेम कर देता है गैट्सबी को। ये टॉम तो कहीं ना कहीं मर्टल को बहुत पसंद करता था। ठीक है, उसे तो एकदम गुस्सा आ जाता है कि मेरी मर्टल को कैसे मार दिया इसने। टॉम को भी अभी सच पता नहीं है कि उसको मारा डेजी ने, जो उसकी बीवी है। ठीक है, अब ये जो गैट्सबी है ये इसका इल्जाम, डेजी का इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसे जैसे ही पता चलता है ना कि डेजी से ये चीज हो गई, तो गैट्सबी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो इससे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं इसको मुसीबत में नहीं देख सकता, मैं इसका इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा। पर ये जो है डेजी का उसके घर के बाहर इंतजार करता है कि तुम टॉम को छोड़ के मेरे पास आओ तो सही एक बार। ठीक है, कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ, पर तुम भी तो अपना हाथ बढ़ाओ। पर डेजी नहीं आती। डेजी अपने घर में चली जाती है और नॉर्मल रहने लग जाती है। डेजी वहां से बाहर नहीं आती, गैट्सबी वेट करता रह जाता है। अब इन सब के बाद क्या होता है, जो मर्टल का हस्बैंड था ना, जो मैंने बताया था बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, मर्टल से बहुत प्यार करता था। ठीक है, अब उसको लगता है बहुत ज्यादा बुरा कि भाई मेरी तो मर्टल तुम किसी ने मार दिया। तो जो ये टॉम है ये आग लगाने आ जाता है यहाँ पे, जॉर्ज के कान भर देता है कि भाई तुम्हारी मर्टल को और किसी ने नहीं मारा, ये गैट्सबी ने मारा है, जो कि तुम्हारी मर्टल के साथ ना अफेयर भी रख चुका है, अब उसका किलर भी बन गया है। तो जॉर्ज जो है अब पूरा बौखला जाता है, गुस्से से भर जाता है, और अगले दिन जब ये गैट्सबी अपने स्विमिंग पूल में होता है ना, तो जॉर्ज इस गैट्सबी को शूट कर देता है। ठीक है, तो जो गैट्सबी है हमारा वहां मारा जाता है। अब गैट्सबी के मरने के बाद ये इतना रिच आदमी था, सबको तो, सबके लिए तो ये चीज होनी चाहिए ना कि भाई इतना बड़ा आदमी मरा है तो बहुत बड़ा ग्रैंड फ्यूनरल रखेंगे, है ना, उसका अंतिम संस्कार बहुत इज्जत सरकार और सत्कार से करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। जो ये निक है ना, निक ही सारी तैयारियां करता खुद से गैट्सबी के फ्यूनरल की। और ये क्या देखता है, इसके जो इतने सारे वो पार्टी में इसके चहीते दोस्त बने फिरते थे, कोई भी इसके फ्यूनरल में नहीं आया, कोई नहीं आया। सिर्फ एक गेट्सबी आता है, और वो जो दूसरा आदमी था ना, मैंने बताया था ऑल्स आई करके, है ना, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ऐसे याद रखते हो कि याद रख सकते हो कि दो लोग आते हैं सिर्फ इसके फ्यूनरल में निक के अलावा, गेट्सबी का फादर एंड ऑल्स आई, जो उसकी पार्टीज में आया करता था। थोड़ा सा गेट्सबी से वाकई में इन्फ्लुएंस था, उससे अट्रैक्ट, मतलब उसके उस चीज उसको देखता था कि गेट्सबी हाँ अच्छा इंसान है, तो थोड़ा सा ये सोच के कि हाँ भाई मैंने इसकी पार्टीज में आया हूँ, इतना खाया तो मुझे जाना चाहिए। ठीक है, बट दुख की बात ये थी, जिस लड़की की वजह से गेट्सबी की जान गई ना, वो लड़की भी खुद नहीं आई इसके फ्यूनरल पे।
और कोई नहीं आया। अब यहाँ पे निक का जो है जॉर्डन से भी रिश्ता टूट जाता है कि भाई जॉर्डन भी तो इसकी पार्टियों में खूब आया जाया करती थी, जॉर्डन भी नहीं आई इसके फ्यूनरल पे। तो निक जो है इन सब लोगों की हकीकत जान जाता है कि ये जो सो कॉल्ड न्यूयॉर्क सिटी है ना, इसकी हकीकत क्या है, यहाँ पे लोग सब फेक है, ठीक है। तो निक कभी नहीं बताता कि डेजी की वजह से मर्टल का डेथ हुई है, ये सीक्रेट वो अपने पास ही रख लेता है, ठीक है। इसे पता होता है निक को कि डेजी की वजह से मर्टल मरी है, ओके। तो लास्ट में जो निक है ना, ये छोड़ देता है सब कुछ, वापस चला जाता है। ये बोलता है कि भाई ये जो सारा चकाचौंध है ना, ये बेकार दुनिया है। एंड गेट्सबी का जो ये इम्पॉसिबल ड्रीम था ना, इसके थ्रू दिखाते कि भाई अनअटेनेबल फ्यूचर है जिसके टूवर्ड्स ये अमेरिकन ड्रीम बढ़ता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोगों के जो उम्मीदें हैं, जो फीलिंग्स है, वो कितनी रौंद के तुम आगे बढ़ रहे हो इस दुनिया में, ठीक है। तो ये सारी कहानी है, इसकी समरी है। इसकी थीम्स देख लेते हैं हम। द अमेरिकन ड्रीम एंड इट्स करप्शन, क्लास कन्फ्लिक्ट दिखाई है, ओल्ड मनी, न्यू मनी, नो मनी, ऑब्सेशन विद पास्ट, इल्यूजन ऑफ लव एंड रोमांटिक आइडियलिज्म दिखाया, मॉरल डिके, मटेरियलिज्म एंड जैज एज। देखो इस टाइम पे ना जैज एज शुरू हो गई थी अमेरिका में, ठीक है। आइसोलेशन एंड लोनलीनेस दिखाई है, शैलो नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप दिखाया है, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, द फेलियर ऑफ द अमेरिकन ड्रीम दिखाया। ओके तो यहाँ पे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिकन ड्रीम इन द ग्रेट गेट्सबाय। तो पूरा नॉवल जो है ये अमेरिकन ड्रीम को ही तो क्रिटिसाइज कर रहा है, जो प्रॉमिस तो करता है सक्सेस और हैप्पीनेस की, लेकिन उस सक्सेस और हैप्पीनेस को पाने की जो जर्नी है वो कितनी बुरी तरीके से एक इंसान को तोड़ के रख देती है, वो इसमें दिखाते हैं। तो जो जय गेट्सबी है ना, उसी को ही वही एक तरह से सिंबल है उस ड्रीम का जो पॉवर्टी से उभरा है। मतलब जो जय गेट्सबी है एक्चुअली उसकी सच्चाई यही होती है कि वो पहले बहुत गरीब होता है, फिर वो थोड़ा गलत संगत में पड़ जाता है, एंड उसके बाद वो इतना अधा रिच हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट वो चाहता, उसकी चाहत वो पैसे नहीं होती, उसकी चाहत होती है डेजी का प्यार दोबारा से जीतना। तो ये सारा करप्टेड बाय मटेरियलिज्म, ग्रीड, सोशल डिविजन्स, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई है, ओके। कुछ कुछ सिंबल्स यूज करे हैं जैसे ग्रीन लाइट एट डेजीज डॉक, वो क्या दिखाता है, अनरीचेबल ड्रीम एंड ह्यूमन यर्निंग फॉर द अनअटेनेबल, कि भाई ह्यूमन जो है हमेशा वो चीज़ पाना चाहता है जो अनअटेनेबल हो उसके लिए। फिर नॉवल एक तरह से एक इल्यूजन दिखाता है कि फैंटेसी, शैलो रिलेशनशिप्स और मॉरल डिके के टुवर्ड्स, ओके। एंड कोलैप्स ऑफ दिस करप्टेड ड्रीम, लास्ट में जब गेट्सबी की डेथ हो जाती है तो ये दिखाता है कि ये जो ड्रीम था ना, ये हमेशा से ही करप्टेड ड्रीम था, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं था कि सब कुछ इसमें सोफिस्टिकेटेड, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली कमेंट ऑन जे गेट्सबी एज द सेल्फ इम्प्रूविंग हीरो इन द ग्रेट गेट्सबी। तो इस गेट्सबी का नाम पहले होता है जेम्स गेट्स, ठीक है। ये एक पुअर फार्मर का बेटा होता है, एंड इसके थ्रू दिखाया है अमेरिकन ड्रीम, जो खुद खुद को ही सक्सेस के टुवर्ड्स खुद ले जाता है, ओके। गलत रास्तों पे जाके ले जाता है पर खुद पहुंचता है वहां पे, किसी की ऐसे उसके ऊपर कोई उपकार नहीं होते, ओके, कोई उसके साथ मिरेकल्स नहीं होते। तो ये एक तरह से एम्बिशन दिखाता है। तो जय गेट्सबी अपना नाम चेंज कर लेता है, जेम्स से जय गेट्सबी रख लेता है। फिर इसके पास काफ़ी सारी वेल्थ आ जाती है, सोफिस्टिकेशन आ जाता है, चार्म आ जाता है, ठीक है। सोशली इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, पर वो वैल्यू हम सबको पता है कितनी खोखली थी। मतलब 2 ही लोग आए इसके पूरे फ्यूनरल पे, और पार्टीज जब ये ऑर्गेनाइज करता था तो 100,000 लोग आते थे। गेट्सबी फॉलोज अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट शेड्यूल एज अ यूथ। तो वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ना उसने काफ़ी स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाया हुआ था, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मटेरियल वेल्थ एंड रोमांटिक ऑब्सेशन उसमें बहुत ज़्यादा था। एंड एक तरह से ये ना आइडलिज्म में भी जीता था ना। एक तरह से आइडलिक जो हीरो हमारे होते हैं ना, कि आइडलिस्ट हीरोज, कि भाई एक हीरो होगा जो बहुत अमीर होगा, घोड़े पे सवार होके आएगा, तो इल्यूजनरी होता है वो सब, रियलिटी में नहीं होता है ऐसा कुछ भी, ओके। तो बूट लेगिंग फॉर्च्यून भी इसका जो है डूब जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज फिट्जगेराल्ड ब्रिंग आउट द थीम ऑफ क्रिमिनल वेल्थ एंड रिस्पेक्टेबिलिटी इन द ग्रेट गेट्सबी। भाई हमें दोनों चीज़ें दिखाई जाती है इसमें।
एक तरफ तो ओल्ड मनी रिस्पेक्टेबिलिटी दिखाई जाती है टॉम एंड डेजी की, दूसरी तरफ न्यू मनी दिखाया जाता है जो क्रिमिनल वेल्थ है गेट्सबी एंड वॉल्शैम की। ठीक है, तो इन लोगों की एक्चुअली सोसाइटी में कितनी रिस्पेक्ट होती है, ये सब खोखली रिस्पेक्ट दिखाते हैं। जिस दिन ये लोग मरते हैं ना, उस दिन सच्चाई का पता चलता है कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई भी नहीं खड़ा होता। ठीक है, तो मेयर वोल्शैम का भी काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। नोटेरियस गैम्बल है वो। नोटोरियस कौन होता है? जो बहुत ही मशहूर होता है लेकिन गलत काम के लिए मशहूर होता है। ओके, बट ये उठता बैठता किसके साथ है? जो रिस्पेक्टेबल सर्कल्स होते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से जो इस नॉवल में ना ब्लर कर दी है लाइन क्राइम की और क्या चीज़ लेजिटिमेट है। जैसे हम भी अपने लाइफ में ऐसा देखते होंगे कि भाई जो क्रिमिनल्स है वो तो बड़े बड़े लोग और जो जिनकी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में उनके साथ घूम रहे हैं, उनके साथ उठ रहे बैठे, तो हमें समझ ही नहीं आता कि एक क्रिमिनल को हम एज ए क्रिमिनल ट्रीट करें या फिर रिस्पेक्टेबल आदमी ट्रीट करें। तो यहाँ पे वो लाइन ब्लर हो जाती है थोड़ी सी। ओके, तो जो क्रिमिनल वेल्थ होती है काफ़ी ज़्यादा एलीट लाइफस्टाइल दिखाती है हमेशा, और जेन्युइन स्टेटस नहीं होता इन लोगों का। जेन्युइन हार्ड वर्क करके जो मेहनत करके पैसा कमाया होता है ना, वो नहीं होता इन लोगों का। एम्प्टीनेस ऑफ वेल्थ होती है विदाउट ट्रू एक्सेप्टेंस एंड मॉरल ग्राउंडिंग। कोई इनके मॉरल वैल्यूज नहीं होते। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस फिट्जगेराल्ड द ग्रेट गैट्सबी एज अ क्रिटिक ऑफ द अमेरिकन सोशल स्ट्रक्चर। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, है ना। देखो वही सारे पॉइंट्स आपके बार बार वो होंगे, कंटिन्यू होंगे। क्लास डिविजन्स बिटवीन ओल्ड मनी, न्यू मनी, वर्किंग पुअर, है ना। जो लोग वैली ऑफ एशेस में हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं। फिर ओल्ड मनी कैरेक्टर दिखाया, जैसे टॉम एंड डेजी का कैसा है, वो तो इनहेरिटेड वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। भाई उन्होंने ये पैसा खुद से बनाया नहीं है, खुद से जोड़ा नहीं है मेहनत करके। डेजी ने टॉम से शादी कर ली, वो वैसे अमीर हो गई। टॉम ऑलरेडी अपने दादा की संपत्ति की वजह से अमीर था। ठीक है, अब जो गेट्स भी है ये इनके सामने इंफीरियर ही दिखता है इन्हें। क्यों? क्योंकि इसने नया नया पैसा बनाया है। ओके, तो ये अमेरिकन जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, उसको भी क्रिटिसाइज करा गया कि भाई तुम तो अमीर अमीर भी एक दूसरे को काटने में दौड़ते हो। ऐसा नहीं है कि चलो एक इंसान गरीब है तो उससे तुम्हें दिक्कत है कि ये तो गरीब है, हमारे स्टेटस का नहीं है, पर जो अमीर हो गया है इतना, चाहे कैसे भी हुआ हो उसे, भाई तुम उसको भी अपने साथ नहीं बैठा सकते। ओके, वर्किंग क्लास दिखाई है किसके थ्रू? जॉर्ज के एंड मर्टल के थ्रू। जो ज़्यादातर सफरिंग्स उनके मतलब ये इन लोगों को भी ना सिंबल के तौर पे यूज़ किया है एक तरह से कि भाई इन लोगों को यूज़ किया गया है बस। जो टॉम है वो मर्टल को यूज़ करता है पूरी तरीके से कि किस तरीके से गैट्सबी को फंसवाया जा सके, उसकी डेथ का बहाना बना के गैट्सबी को किस तरीके से फंसवाया जा सके। ठीक है, तो इन लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, गरीब होते हैं ना ये लोग। ओके, तो इल्यूजन ऑफ सोशल मोबिलिटी दिखाते हैं कि भाई दिख तो ऐसे रहा है कि बड़े अमीर हो गए, हम बड़े मूव ऑन हो गए हैं, हमारे हालात काफ़ी सुधर गए हैं, बट रियलिटी कुछ और ही होती है। तो इसमें ये भी चीज़ दिखाई है कि भाई अगर आपके पास वेल्थ होगी तो सोशल वर्थ होगी, जो कि होगी तो खोखली। ठीक है, बट हाँ, जब तक वेल्थ है, आप जिंदा हो, आपको वैलिडेशन मिल जाएगी, सोशल वर्थ मिल जाएगी, लेकिन सच्चे चाहने वाले सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, सच्ची रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जो आपके मरने पे आंसू बहाना जाने, वो लोग आपके साथ नहीं होंगे। तो ये था पूरा हमारा थर्ड नॉवल द ग्रेट गैट्सबी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो एंड अच्छे से सारी समरी क्लियर हो गई हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।